स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन फॉर द चैप्टर दैट इज इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि भाई इस चैप्टर के अंदर सारे सेक्शन नंबर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे हमने 2-3 सेक्शंस को इंटीग्रेट करके वो पूरा पावर का सिस्टम बनाया, जैसे सेक्शन 206। सबसे पहले आरओसी की बातें की गई कि क्या रजिस्ट्रार के पास पावर है कि रजिस्ट्रार बुक्स वगैरह मंगवा सकता है, क्या रजिस्ट्रार के पास पावर है कि रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमने यहां पे देखी। क्या रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो इंफॉर्मेशन, वो एक्सप्लेनेशन सबमिट करने के लिए बोल सकता है, राइट। तो सेक्शन 206 के अंदर क्या लिखा है कि इफ द रजिस्ट्रार इज ऑफ द ओपिनियन दैट, अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि हाँ भाई कोई फर्दर इंफॉर्मेशन मंगवाने की जरूरत है तो रजिस्ट्रार वहां पे फर्दर इंफॉर्मेशन मंगवा सकती है। और अगर रजिस्ट्रार वहां पे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन मंगवाती है तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको वो फर्दर इंफॉर्मेशन सबमिट करना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रार कोई फर्दर बुक्स वगैरह मंगाती है तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो बुक्स वगैरह रजिस्ट्रार को वहां पे सबमिट करने होंगे। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि जो अफेयर्स हैं कंपनी के, राइट, वो जो चल रहे हैं कि वो इन्वेस्टर्स के हित के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा भाई कि अगेन वहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। आरओसी इंस्पेक्शन वगैरह भी करवा सकती है, और अगर आरओसी इंस्पेक्शन करवाती है तो वहां पे आरओसी क्या करेगा, इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा, और वो जो इंस्पेक्टर होगा उसके पास सिविल कोड के सारे पावर्स होंगे। क्या जो पास्ट एम्प्लॉइज होंगे कंपनी के, जो कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं, क्या उनसे भी इंफॉर्मेशन मंगवाया जा सकता है? जी हां, उनसे भी इंफॉर्मेशन मंगवाया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि अगेन दे वेर द ऑफिसर और एम्प्लॉइज एट दैट टाइम जिस पीरियड का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्या आरओसी क्या कर सकती है? इंक्वायरी कर सकती है इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन कब करेगी? जब भी कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया है आरओसी को, एंड आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट आरओसी को लगता है कि भाई मामला तो यहां पे गड़बड़ है, चीजें तो यहां पे फ्रॉडुलेंट नजर आ रही है, और जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स के हित में काम नहीं हो रहा, तो आरओसी वहां पे इंक्वायरी कर सकती है। प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या रहने वाला है? सबसे पहले जो इंस्पेक्टर है वो अपॉइंट किया जाएगा। इंस्पेक्टर के पास सिविल कोड के पावर्स होंगे। फिर इंस्पेक्टर क्या करने वाला है, एक इंटरिम रिपोर्ट बनाने वाला है, और इंटरिम रिपोर्ट बनाकर सबमिट करने वाला है, और इंटरिम रिपोर्ट बनाने के बाद क्या करने वाला है, वो फाइनल रिपोर्ट बनाने वाला है। तो द इंस्पेक्टर इज गोइंग टू प्रिपेयर ए इंटरिम रिपोर्ट एंड देन ही इज गोइंग टू प्रिपेयर ए फाइनल रिपोर्ट। और फिर क्या होगा वहां पे कि जो भी रिपोर्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया जाएगा, एंड हो सकता है कि वहां पे रिक्वेस्ट दी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें, हमने इंक्वायरी बैठाई थी और हमें ऐसा लगता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाएं, राइट। और इंस्पेक्टर रिपोर्ट के बेसिस में, इंस्पेक्टर रिपोर्ट के बेसिस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके जितने भी ऑफिसर्स हैं कंपनी के, उनको प्रोसिक्यूट कर सकेगा, या फिर एक्सट्रीम केसेस में, वर्स्ट केसेस में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई जरूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेटिशन भी फाइल कर सकता है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। दैट वाज आल्सो ए पॉसिबिलिटी, राइट। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंस्पेक्टर के पास जो पावर्स होंगे वो सारे के सारे सिविल कोड्स वाले होंगे, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस करना, राइट, समॉन करना लोगों को, तो वो सारे के सारे जो सिविल कोड के पावर्स हैं वो सारे पावर्स होंगे। जो एडवांस लेवल के पावर्स हैं जैसे कि सर्च है, जैसे कि सीजर है, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं सेक्शन 209 एंड 220 के अंदर। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे 3 मेजर सेक्शंस थे जो इंस्पेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 210 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 212 पावर ऑफ एसएफआईओ टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, एंड सेक्शन 213 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो 3 सेक्शंस हैं बिल्कुल सीक्वेंस में चलते हैं। सेक्शन 210 पावर ऑफ सीजी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 212 पावर ऑफ एसएफआईओ टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, एंड सेक्शन 213 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो 3 सेक्शंस हैं सर ये बिल्कुल सीक्वेंस में चलते हैं, इट गोज इन ए सीक्वेंस, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब कब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है? तो वहां पे 3 ग्राउंड्स थे, वहां पे 3 रीजंस थे। लॉ के अंदर स्पेसिफाइड था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इन दिस 3 सर्कमस्टेंसेस। तो जो वर्ड यूज किया गया था वो मे यूज किया गया था। दैट इज अगर मेंबर्स ऑफ द कंपनी खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एप्लीकेशन दें कि हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो, राइट। तो मेंबर्स ने क्या किया है, खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एप्लीकेशन दिया है, या फिर जो इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट सबमिट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है, या फिर जब भी पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो, और एक ऐसा ग्राउंड है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाता है कि उसको इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना ही होगा। दैट इज वेयर एन ऑर्डर इज गिवन बाय द ट्रिब्यूनल, जहां पे एक ऑर्डर दिया गया है ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करना ही होगा, राइट, वहां पे इन्वेस्टिगेशन करना ही होगा। उसके बाद हमने
हमने बात की SFIO के बारे में, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में। तो सेक्शन 212 दैट इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो SFIO कब कब इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? 4 ग्राउंड से। 3 ग्राउंड सेम सेक्शन 210 वाले थे, दैट इज ऑन द एप्लीकेशन बाय मेंबर्स बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, और एक चौथा ग्राउंड जो ऐड है वहां पे दैट इज ऑन द एप्लीकेशन बाय एनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब एक चीज यहां पे याद रखने वाली थी कि जितने भी ऑफेंसेस है जहां पे हम बात कर रहे हैं जो SFIO के पास जाने वाला है, वो सारे के सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, सीरियस कैटेगरी के ऑफेंसेस हैं, जहां जल्दी से बेल नहीं मिलने वाला है, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस, जैसे कि सिक पर्सन है, इन्फर्म पर्सन है, जो एक्यूज्ड है वो वुमेन है, तो उन केसेस के अलावा जल्दी से बेल नहीं मिलने वाला है। और ये जो पार्टिकुलर पार्ट है और डिटेल्ड के अंदर देखने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। SFIO में क्या होता है कि जैसे ही SFIO इन्वेस्टिगेशन चालू करता है तो जितनी भी बाकी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं वो अपना इन्वेस्टिगेशन बंद कर देती हैं, राइट, और अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स SFIO को थमा देती हैं, हैंडल कर देती हैं। और जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन SFIO को मिलता है जो कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो वहां पे SFIO क्या कर देगा? इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देगा। फर्दर जो डायरेक्टर्स ऑफ SFIO हैं उनके पास एडवांस लेवल के भी पावर्स हैं, मतलब उनके पास अरेस्ट करने जितने भी पावर्स हैं, उनके पास अरेस्ट करने जितने भी पावर्स हैं। अब ध्यान रखिएगा, एक यहां पे एडिशन आया था, SFIO के टॉपिक पे, दैट इज द कंपनीज अरेस्ट इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस रूल्स 2017। दैट इज जहां भी व्यक्ति को गिल्टी पाया गया है अंडर सेक्शन 212 उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और कौन सा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा इस चीज के लिए? डायरेक्टर ऑफ SFIO। और अगर ये गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया जाता है बाय एडिशनल डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ SFIO, अगर ये गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया जाता है बाय एडिशनल डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ SFIO, तो प्रायर अप्रूवल चाहिएगा डायरेक्टर SFIO का। किसका प्रायर अप्रूवल चाहिएगा? डायरेक्टर SFIO का प्रायर अप्रूवल चाहिएगा। जो डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, वो क्या करने वाले हैं? अरेस्ट ऑर्डर की कॉपीज क्या करने वाले हैं? आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं। और बेसिकली यहां पे क्या होने वाला है कि जो गिरफ्तारी है उस गिरफ्तारी का आगे इंटीमेशन चला जाना चाहिए, एक सील्ड एनवलप के अंदर, So that is a new addition that was there in the topic of SFIO. उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 213 that is investigation of companies affairs in other cases, तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं। ट्रिब्यूनल कब कब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दे सकती है? एक है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेंबर्स और एक है सुओ मोटो। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेंबर्स के अंदर एक ग्राउंड है और सुओ मोटो में 2 ग्राउंड्स हैं। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेंबर्स को फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या कहा गया है वहां पे? Not less than 100 members or members holding not less than 1/10 of the total voting power. Not less than 100 members or members holding not less than 1/10 of the total voting power. And companies not having any share capital के अंदर at least 1/5 of the total number of members. तो right, तो हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। That is on the application by members. Companies having a share capital, companies not having a share capital. By the company having a share capital, not less than 100 members or members holding not less than 1/10 of the total number of members. And in case of company not having a share capital, तो 1/5 of the total number of members. और अगर एप्लीकेशन दिया गया है किसी दूसरे सर्कमस्टेंसेस में, तो यहाँ पे 3 सर्कमस्टेंसेस है। अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि जो बिजनेस है, जो धंधा है, वो कैरी आउट किया जा रहा है विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, या फिर कंपनी बना ही डिफ्रॉड करने के इरादे से था, या फिर बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन ऑफ एमडी, आपने क्या नहीं किया, आपने बताया नहीं है। जो भी बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन है कि आपने कैसे कमीशन कैलकुलेट करा है और पे करा है ऑफ एमडी और मैनेजर, आपने उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर रखा है, तो इन 3 ग्राउंड में भी ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है? इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकती है। उसके बाद और भी इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग अलग सेक्शंस थे, जैसे वी हैड सेक्शन 216 इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप। उसके बाद अगेन सेक्शन 216 था, 223 था, 222 था जो कि इन्वेस्टिगेशन से कनेक्टेड था, और सेक्शन 218 था जो कि प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज के बारे में था ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो सेक्शन 216 क्या था? इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी, कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई बेनिफिशियल ओनर का पता लगाना है, रजिस्टर्ड ओनर कोई और है, बेनिफिशियल ओनर कोई और है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट हु आर द ट्रू ओनर्स हु आर एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द मटेरियल डिसीजन मेकिंग, हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द कंपनी, तो सेक्शन 216 के अंदर इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया जा सकता है सर। और सेक्शन 216 का क्रॉस कनेक्शन कौन सा सेक्शन के साथ था?
सेक्शन 216 का जो क्रॉस कनेक्शन था दैट वाज विद सेक्शन 222, दैट इज इंपोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन अपॉन सिक्योरिटीज, कि जब भी ट्रिब्यूनल को लगता है कि 216 में जब इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया गया अब टू फाइंड आउट हु आर द ट्रू ओनर्स, हु आर द बेनिफिशियल ओनर्स, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि यहां पे एक फ्रीजिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा, रैदर फ्रीजिंग ऑर्डर वर्ड गलत है बिकॉज वो सेक्शन 221 में यूज होता है, तो अगर यहां पे ऐसा लगता है कि भाई एक रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा अपॉन ए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, अगर ऐसा लगता है कि यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है बट नॉट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 इयर्स, ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है बट नॉट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 इयर्स। उसके बाद हम बात करें तो वी हैड सेक्शन 218 दैट इज टेम्पररी प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉय को टेम्पररी प्रोटेक्शन दिया गया था यहां पे अगेंस्ट द डिसमिसल, डिस्चार्ज और रिमूवल, एम्प्लॉय को यहां पे टेम्पररी प्रोटेक्शन दिया गया था अगेंस्ट द डिसमिसल, डिस्चार्ज और रिमूवल बिकॉज उन्होंने क्या कर दिया था, डिस्क्लोज कर दिया था सर्टेन इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को ऐसे केसेस में ट्रिब्यूनल को इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई हम एम्प्लॉय को निकालने वाले हैं। ट्रिब्यूनल के पास 30 डेज का टाइम होगा ऑब्जेक्शन रेज करने का, अगर ट्रिब्यूनल 30 डेज में ऑब्जेक्शन रेज कर देता है, ट्रिब्यूनल के पास 30 डेज का टाइम है ऑब्जेक्शन रेज करने का कंपनी के पास, अगर कंपनी वहां पे ऑब्जेक्शन रेज कर देता है तो वहां पे क्या होगा कि भाई वंस अगेन इस लो के बाद दोबारा रिपीट करते हैं, टेम्पररी प्रोटेक्शन ग्रांट किया गया, टेम्पररी प्रोटेक्शन ग्रांट किया गया एम्प्लॉइज को कि भाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनको निकाला जा रहा है, तो कंपनी को एम्प्लॉइज को निकालने से पहले ट्रिब्यूनल को क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में इंटीमेट करना पड़ेगा। फिर ट्रिब्यूनल के पास 30 डेज का टाइम है कि ट्रिब्यूनल ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, अगर ट्रिब्यूनल 30 डेज में ऑब्जेक्शन रेज कर देता है तो कंपनी एम्प्लॉइज को उस पीरियड में नहीं निकाल सकता, अगर ट्रिब्यूनल 30 डेज में ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता है तो कंपनी कैन गो अहेड विद द रिमूवल, राइट। और मान लीजिए कि ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर रेज कर दिया, ट्रिब्यूनल ने नोटिस रेज कर दिया, ट्रिब्यूनल ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, तो इसके खिलाफ फिर अपील हो सकती है, इसके खिलाफ क्या हो सकती है, अपील हो सकती है टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसके खिलाफ अपील किया जा सकता है टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज, एंड जो भी एपेलेट ट्रिब्यूनल का फैसला होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। उसके बाद वी आल्सो हैड सेक्शन 219 दैट इज पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज, पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज, कि जो रिलेटेड कंपनीज हैं, जो रिलेटेड कंपनीज है जैसे कि कंपनी की होल्डिंग है, कंपनी की सब्सिडरी है, कंपनी का डायरेक्टर था, राइट, कोई एक ऐसी कंपनी थी जिसके बीओडीज को आपके डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, तो ये जो भी रिलेटेड कंपनीज हैं, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जो उस वक्त आपकी कंपनी का डायरेक्टर था, कोई एक ऐसी कंपनी जिसके बीओडीज को आप मैनेज करते हो, जिसके बीओडीज आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है अंडर सेक्शन 210, 12 एंड 13, मतलब सेक्शन 210 के अंदर, 12 के अंदर एंड 13 के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सेक्शन 219 ऑथराइज करता है कि आप रिलेटेड पार्टीज का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो बट आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आती है सर्च एंड सीजर की बात, उसके बाद आती है सर्च एंड सीजर की बात, दैट इज सेक्शन 209 एंड 220, जिसके अंदर मेनली मैंने आपको बताया था कि आपको 209 याद रखना है। तो सर्च एंड सीजर के अंदर क्या होता है कि भाई जो भी इंस्पेक्टर है, अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स है कंपनी के, जो भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं कंपनी के, दैट में बी रिलेटिंग टू द केएमपी और एनी डायरेक्टर और ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी, एंड दोज रिकॉर्ड्स आर लाइकली टू बी म्यूटिलेटेड, दोज रिकॉर्ड्स आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, दोज रिकॉर्ड्स आर लाइकली टू बी ऑल्टर्ड, तो स्पेशल कोर्ट का परमिशन लेकर आप क्या कर सकते हो, सीज करने का ऑर्डर जारी कर सकते हो, बट परमिशन किसका लेना पड़ेगा सर, स्पेशल कोर्ट का लेना पड़ेगा। स्पेशल कोर्ट का परमिशन लेके आप सीज करने का दे सकते हो, राइट। एंड अगेन सीज करने से पहले आप उतना अलाउ कर दोगे कि आप क्या करोगे, अब यहां पे आपने सीज कर दिया, आपने स्पेशल कोर्ट का क्या ले लिया, अप्रूवल ले लिया, अब ये जो बुक्स हैं 180 डेज में रिटर्न करना होता है, ये जो बुक्स हैं 180 डेज में रिटर्न करना होता है, बट रिटर्न करने से पहले आप उसमें अपने मार्किंग्स वगैरह कर सकते हो सो दैट वो बाद में ऑल्टर ना हो जाए, एंड फर्दर सीजर भी पॉसिबल है फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 180 डेज, तो वो भी पॉसिबिलिटी वहां पे बनती है, राइट। उसके बाद सेक्शन 221 दैट इज फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, इसका भी एक मजेदार कोरिलेशन था ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के चैप्टर से, इसका भी एक मजेदार कोरिलेशन था दैट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के चैप्टर से, दैट इज सेक्शन 244। सेक्शन 244 के अंदर जब एप्लीकेशन दिया गया था बाय द मेंबर्स फॉर रिलीफ ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, या फिर कोई एक ऐसा क्रेडिटर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे रहा है जिसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट लाख रुपए से ज्यादा है, राइट, तो या तो सेक्शन 244 के तहत एप्लीकेशन दिया गया है, या तो कोई एक ऐसा क्रेडिटर एप्लीकेशन दे रहा है जिसकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एटलीस्ट लाख रुपए से ज्यादा है, और उनको लगता है कि मान लीजिए कंपनी कोई एसेट बेचने वाली है, और अगर कंपनी ने वो एसेट बेच दिया तो वो उनके लिए प्रिजुडिशियल हो सकता है, तो वो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं और यहाँ पे ट्रिब्यूनल ऑर्डर जारी कर सकती है, एक फ्रीजिंग ऑर्डर
जारी कर सकती है कि वो जो एसेट है जिसके रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन दिया गया है, वो जो एसेट है जिसके रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन दिया गया है, आप उसे क्या नहीं कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो फॉर ए पीरियड, राइट। आप उसे क्या नहीं कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो, बट ये जो फ्रीजिंग ऑर्डर होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए होगा। सो सेक्शन 221 के साथ यहां पे कनेक्शन किसका बना, सेक्शन 244 का कनेक्शन बना, राइट। सेक्शन 221 के साथ कनेक्शन किसका बन गया, 244 का बन गया। और साथ ही साथ सेक्शन 222 के साथ कनेक्शन किसका बना, सेक्शन 216 का बन गया। और सेक्शन 219 के साथ कनेक्शन किसका बना, सेक्शन 210, 12 एंड 13, इन 3 सेक्शंस का वहां पे क्या बन गया, कनेक्शन बन गया। तो वापस से सेक्शन 221 के साथ कनेक्शन किसका बना, सेक्शन 244 का बना। सेक्शन 222 के साथ कनेक्शन किसका बना, 216 का बना। और साथ ही साथ 219 के साथ कनेक्शन किसका बना, 210, 11 एंड 12, 210, 12 एंड 13 का बना। तो ये जो इंटरलिंकिंग के पोर्शंस हैं ये आपको क्या होना चाहिए, हमेशा ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 223 दैट इज इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट की बातें करता है कि जो भी इंस्पेक्टर है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, पहले वो एक इंटरिम रिपोर्ट देगा और फिर एक फाइनल रिपोर्ट देगा। और ये जो कॉपी ऑफ इंस्पेक्टर रिपोर्ट होगा दैट में बी ऑब्टेन्ड बाय मेंबर्स, क्रेडिटर्स और अदर पर्सन हुज इंटरेस्ट इज लाइकली टू बी अफेक्टेड, राइट। और सेक्शन 224 कहता है कि पर्सन टू इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट, पर्सन टू इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रोसिक्यूट कर सकती है ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, प्रोसिक्यूट कर सकती है ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप भी फाइल कर सकती है। एंड उसके बाद सेक्शन 447 दैट वाज रादर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, पेनल्टी फॉर फ्रॉड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो नॉर्मली भाई फ्रॉड का पेनल्टी क्या है, अगर कंपनीज एक्ट में किसी ने भी फ्रॉड किया है, अगर कंपनीज एक्ट में किसी ने भी फ्रॉड किया है तो मिनिमम इंप्रिजनमेंट 6 मंथ्स है, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 3 इयर्स है। अगर किसी ने भी कंपनीज एक्ट में फ्रॉड किया है तो मिनिमम इंप्रिजनमेंट 6 मंथ्स है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है 3 इयर्स है, मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 10 इयर्स है। एंड राइट, दोनों में क्या है यहाँ पे, एंड यहाँ पे फाइन है। फाइन कितना है, मिनिमम 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड और मैक्सिमम 300%। तो अगर कभी भी फ्रॉड हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर, मिनिमम जेल कितनी, 6 महीने, मैक्सिमम 10 साल, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है मिनिमम 3 साल, एंड फाइन कितना, मिनिमम 100%, मैक्सिमम 300%। लेकिन if the amount involved is less than 10 lakh rupees or 1% of the turnover of the company whichever is less, अगर अमाउंट जो इन्वॉल्व है यहाँ पे वो लेस देन 10 लाख रुपीज है और 1% ऑफ द टर्नओवर whichever is less है एंड पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे पेनल्टी चेंज हो जाता है, राइट। तो अमाउंट इन्वॉल्विंग लेस देन 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी whichever is less and does not involve public interest, तो यहाँ पे जो मिनिमम इंप्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट है 6 महीना 3 साल का, वो हट जाएगा, मैक्सिमम 10 साल की जगह 5 साल हो जाएगा, एंड फाइन की जगह यहाँ पे और फाइन हो जाएगा, और फाइन के बाद फिर जो मिनिमम वाला स्लैब था फिर से यहाँ पे हट जाएगा, सिर्फ मैक्सिमम वाला स्लैब रह जाएगा अप टू 50 लाख रुपीज, मैक्सिमम 50 लाख रुपए, मैक्सिमम 50 लाख रुपए। तो ये क्या है सर, सेक्शन 447 का फाइन है। तो दिस इज अ चैप्टर ऑफ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये क्या चैप्टर है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन का। और इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमने मेनली देखा कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी हैं। मेनली हमने SFI इन्वेस्टिगेशन देखा, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, सर्च, सीजर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्स, सेक्शन 447 की पेनल्टी, राइट। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर देख ली।